नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी एस एग्जीक्यूटिव का अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर 2 है एंड जो आपका सब्जेक्ट है GIGL, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें से कम मैं आपको कहूँ कि 5 से 10 मार्क आपके कन्फर्म ही होते हैं। बट बच्चों को बहुत दिक्कत आती है टॉपिक पढ़ने के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे प्रोविजंस है, बहुत सारे केस लॉज है। तो आज अपन एकदम बहुत सिंपल पढ़ेंगे इसको। ये अपना लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें आपको जीएल का पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। हर चैप्टर वाइज अपन रिवाइज करेंगे, उसके लास्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस केस लॉ भी सॉल्व करेंगे। तो आज के बाद रखना, अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है कोई भी सब्जेक्ट लॉ का, तो हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों, ये आपका पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, फ्रॉम GIGL सब्जेक्ट से। तो मैंने ये जो नोट्स बनाई है, बहुत डिटेल नोट्स बनाई है। इसमें आप देखोगे फ़ोटोज़, बहुत सारे आपको हिंदी में भी वर्ड्स मिलेंगे। मैंने आपके लिए ऐसा किया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि AB सेज, AB मतलब माय नेम इज़ अक्षय बेगड़े सेज, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो प्रियम्बल को समझना पड़ेगा। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करना है तो सबसे पहले फर्स्ट आपको प्रियम्बल को देखना पड़ेगा। प्रियम्बल होता है क्या बच्चों? जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, जब आप CS का सिलेबस करते हो, या सुनो, CS का जब आप पढ़ाई करोगे या CS का स्टडी करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लिए प्रियम्बल क्या होगा बच्चों? तो मेरे हिसाब से CS की एग्ज़ाम देना या CS के किताबें पढ़ना वो अलग बात है, बट उसके पहले मुझे मेरा जो प्रियम्बल है CS का, वो क्या है? वो है सिलेबस। सिलेबस आपका क्या होगा बच्चों? सिलेबस आपका प्रियम्बल है। प्रियम्बल मतलब ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आपको छोड़ने का ही नहीं है। मतलब याद रखना, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चों? ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको छोड़ने का ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर को। मतलब जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी स्टडी करना चाहते हो, वो इस बेसिक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द होना चाहिए, मतलब इसके नज़दीक होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और इसी के बेसिस पे आपका सिलेबस बनाया गया है। सॉरी, आपका जो पूरा सिलेबस है उसकी वजह से ड्राफ्ट किया गया है। मतलब प्रियम्बल मतलब आपका बेसिक सिलेबस है। तो देखिए, अब सबसे फर्स्ट बात करते हैं बच्चों की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले, और ये आपको क्यों दिया ये सिलेबस, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि पढ़ना तो है बट इसमें क्यों दिया है सिलेबस, वो भी आपको जानना पड़ेगा। देखिए बच्चों, जब आप कोई कंपनी में काम करोगे या कहीं पे भी काम करने जाओगे, तो आपको पता आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो सब पढ़ने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, ये जो मैं अभी बात कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने को एक फंडामेंटल राइट दिया है। उसका नाम क्या है बच्चों? आर्टिकल 19, जो कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो मैं बोल सकता हूँ। तो अभी जब अपन ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की है कि इसको स्टार्ट कब किया गया है। 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट किया गया था। इसमें 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स में 12 शेड्यूल्स है। आपने को जो एग्जाम में दिया है, जो सिलेबस में दिया है, वही पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अभी इसमें सब कुछ दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मैंने बोला, स्पेशल ड्यूटीज़ क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो आपको ये मतलब बेसिक है, तो आपको नहीं पढ़ा तो भी चलता है। चलिए अब आते हैं प्रियम्बल के ऊपर बच्चों। देखिए, ये प्रियम्बल याद रखना, इसको ना आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको छोड़ने का नहीं बच्चों, कुछ भी हो जाए। जैसे प्रियम्बल मतलब क्या? देखिए, प्रियम्बल शोज द गोल्स एंड होप्स ऑफ इंडियाज पीपल। मतलब अपना जो गोल है भाई साहब, जो अपनी होप्स है, वो कहाँ से? प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल में होता है क्या? प्रियम्बल सबसे पहले फर्स्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन मार्क। यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी प्रियम्बल में क्या लिखा है बच्चों? मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपको पता है, जब आप कोर्ट में जाते हो बच्चों, कहाँ जाते हो आप? जब कोर्ट में जाते हो, आपको पता है कोर्ट के सामने दो इंसान होते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा पैसा वाला है, जिसके पास इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी, बहुत पैसा वाला है, एंड एक नॉर्मल इंसान है जो कोर्ट के सामने खड़ा हो जाता है। अब जब कोर्ट के सामने दोनों इंसान खड़े हो जाते हैं, दोनों को अपन इक्वल ट्रीट माना जाएगा। क्यों इक्वल ट्रीट माना किया जाएगा? भाई साहब, उसके पास तो ज़्यादा पैसा है, मैं तो गरीब इंसान हूँ। भाई साहब याद रखना, इन दोनों के बीच में जो इक्वालिटी मेंटेन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुई है, जो प्रियम्बल में मेंशन किया है। तो आज जो इंडिया में अपन सब इक्वल मानते हैं ना एक दूसरे का जो कोई भी धर्म नहीं है या कोई भी रिलीजन अपन नहीं मानते किसी एक का, सबके धर्म को अपन प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या मेंशन किया बच्चों? इट सेज दैट इंडिया इज अ सॉवरेन। इंडिया क्या है? सॉवरेन कंट्री है भाई साहब, सॉवरेन कंट्री है। सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान आराम से एक्सप्रेस कर सकता है अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को। सेक्युलर कंट्री है, कोई भी एक धर्म नहीं यहाँ पे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब यहाँ पे वोट दे के इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे सबके पास डेमोक्रेसी का राइट है, सब एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। यहाँ पे जस्टिस भी मिल सकता है,
यस और न्याय मिल सकता है सबको, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल द सिटीजन्स। इसकी वजह से मैं बोला ना कि आप मैं बात कर पा रहा हूँ, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो खुद को। ये क्यों दिया बच्चों? ये बिकॉज ऑफ दिस प्रियम्बल। एंड प्रियम्बल की वजह से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बच्चों? टू द पीपल फॉर द पीपल, यस और नो। ये किसके लिए बनाया गया? अपन जैसे लोगों के लिए बनाया गया था, यस और नो। तो ये इसी के लिए बनाया गया था। अब देखिए बच्चों, जब ये सब अपन पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा दिया जस्टिस क्या होता है, ये आपको एग्जाम में नहीं आ सकता, बट एग्जाम के आने के पहले अपने को जो पढ़ना है सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट फेडरल है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का कैसे है। अभी आपको जो मैंने बेसिक आइडिया बताया, देखिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मेरे हिसाब से आपने कैसे स्टडी करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले सबसे पहले फर्स्ट अपने को प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, जो अपन ने पढ़ा, ठीक है, पहला पॉइंट। तो प्रियम्बल में अपन ने पढ़ लिया सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेक्युलर कंट्री है, यस। और ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होगा? आपका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते, इसके आगे नहीं जा सकते। अब सेकंड क्या ना बच्चों, ये पूछेंगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्या है मतलब सर, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है? फिर यूनिटरी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा इंसान है, सीईओ है, आपकी कंपनी का सीईओ है, उसके नीचे एक और एक इंसान काम करता है, उसके नीचे एक और एक काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो पावर पास की जाती है सेंट्रलाइजेशन माना जाएगा। सेंट्रल मतलब ओनली सीईओ हैज द पावर टू पास द डिसीजन। वैसे कि करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, तो उसे यूनिटरी फीचर्स कहते हैं कि जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर्स। फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है बच्चों हम सब साथ साथ है, हम सब क्या है? साथ साथ है, उसे फेडरल गवर्नमेंट माना जाता है। तो अब एग्जाम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो अपने इंडिया का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो इसका बेसिकली जो आंसर आपने देना चाहिए, इसका आंसर होता है बच्चों ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब भाई साहब क्या है कि इन दोनों का ही फीचर्स सेम सेम है, मतलब कुछ यूनिटरी फीचर्स है, कुछ फेडरल फीचर्स है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी के थ्रू आपको पता है बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, दैट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो अपन इसे कौन सा फीचर्स कहेंगे? यूनिटरी फीचर्स कहेंगे, यस और नो। आपको पता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में क्या लिखा है? शेड्यूल 7 में लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मतलब यहाँ पे लिखा है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट, यहाँ पे दिया है शेड्यूल 7 में कि ये सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। स्टेट के पास कुछ सब्जेक्ट दिए लॉ पास करने के लिए, जैसे पुलिस है, जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, ये स्टेट के पास आता है। डिफेंस यूनियन के पास आता है। तो आप देखिए सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है। तो इसे अपन कौन सा फीचर्स कहेंगे? इसे अपन कहेंगे फेडरल फीचर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को इमरजेंसी लागू करना है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, हु हैज द पावर टू अनाउंस द इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, यस और नो। सो इसे अपन कौन सा फीचर्स कहेंगे? इसे अपन यूनिटरी फीचर्स कहेंगे। तो अपने इंडिया में क्या ना कुछ फीचर्स यूनिटरी है, कुछ फीचर्स अपने यहाँ पे फेडरल है। तो इसलिए अपनी इंडिया को जो गवर्नमेंट है उसको क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल कहते हैं। आप ऐसे एग्जाम में एग्जाम्पल दे सकते हो। जो मैं आपको भी सिंपल फॉर्म में बताया वही यहाँ पे लिखा है बाजू में कि इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो देखिए आप लिखे डेमोक्रेटिक देखिए फेडरल बट कोऑपरेटिव, ठीक है। दे आर नॉट टू फुली सेपरेट गवर्नमेंट, मतलब सेपरेट गवर्नमेंट नहीं है बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। डिफरेंट वे ऑफ फॉर्मेशन मतलब जैसे अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फेडरल यूनियन फॉर्म्स व्हेन सॉवरेन स्टेट एग्रीज टू शेयर सम पावर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहता है। ये यूएस में ऐसा चलता है। कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो कनाडा में क्या है? यूनिटरी स्टेट्स प्रोविंसेस बिकम द ऑटोनॉमस एंड ज्वाइन एज अ फेडरेशन। मतलब यहाँ पे क्या ऑटोनॉमस है? ऑटोनॉमस मतलब फ्रीडम दिया है कि जो स्टेट्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। दैट इज ऑटोनॉमस सिस्टम, फेडरल है। कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता है। बट इंडिया के पास क्या बच्चों? इंडिया के पास लिखा है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विच क्रिएट अ ऑटोनॉमस यूनिट कंबाइन देम इनटू अ फेडरेशन लाइक कनाडा। अभी देखिए अपने यहाँ पे क्या होता है ना, कनाडा में क्या होता है? कनाडा में ऐसा होगा कि भाई साहब ये ऑटोनॉमस दिया, ऑटोनॉमस मतलब फ्रीडम दिया है कि आपने जो स्टेट है जैसे छत्तीसगढ़ है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, तो ये लोग क्या है, ये लोग साथ में आके इंडिया को बना चुके हैं। तो ये क्या ऑटोनॉमस फ्रीडम ऑफ स्टेट्स,
मतलब इनको जो फ्रीडम दिया गया था उसके वजह से अपने स्टेट या यूनियन को बनाया गया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया था। तो देखिए अभी अगर स्टेट कोऑपरेट नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। तो इसलिए जब तक स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस या वॉलंटरी आपको फॉर्म मतलब आपको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक ये फ्रीडम फॉर्म नहीं होगा या तब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं किया जाएगा। अब इसमें स्टेट का रिस्पॉन्सिबल क्या होता है बच्चों याद रखना। तो यहाँ पे स्टेट क्या होता है जनरली या टिपिकल फेडरल सिस्टम स्टेट्स हैव द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। मैंने बोला था फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट हैज़ द पावर्स, बट यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी में सेंट्रल हैज़ द पावर। State variant sovereign before, so the central government holds most rights like the residuary power। मतलब इंडिया में क्या था रेसिडुअरी मतलब रिमेनिंग पावर्स। इंडिया में जितने भी रिमेनिंग पावर को मैक्सिमम पावर को होल्ड करता है वो होल्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अपने यहाँ पे सिटीजनशिप कैसी बच्चों, अपने यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। अगर बाकी कंट्री की देखा जाए यूएस में तो डबल सिटीजनशिप है। अपने इंडिया में सिर्फ ओनली वन सिटीजनशिप मिलती है, दो सिटीजनशिप नहीं मिलती है। रेसिडुअरी पावर किसके पास है, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, किसी और की अथॉरिटी नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन पास द लॉ इन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपने इंडिया दोनों है, यूनिटरी प्लस फेडरल भी दोनों दिया जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों आपके फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बच्चों, ये फंडामेंटल राइट्स इतने खतरनाक है कि बच्चों आपको कभी पता ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है जब आप घर पे होते हो आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। आप आपकी तरह लाइफ जी सकते हो। अगर आपको इस जीने में कोई दिक्कत आती है, कोई इंटरफेयर करता है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो पता है, सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि आपको जीने का अधिकार आपके पास है, आपका ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जो आप बोलते हो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो बात करता है आर्टिकल 19, मैं और आप इक्वल हो। मैं और आप इक्वल हो कहाँ पे मेंशन किया, आर्टिकल 14 में मेंशन किया, राइट टू इक्वलिटी में मेंशन किया है। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो अपने को पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में दिया है। ठीक है, ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और ये कहाँ पे दिया है, पार्ट 3 में दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ से आए, ये यहाँ पे दिया है। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आए, नेचुरल राइट्स होते हैं। कंपेरिजन अगर बाकी कंट्रीज के साथ किया गया तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन सीधा आएंगे कि सबसे पहले यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया था कि चैप्टर के बारे में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना स्टेट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 मार्क के लिए सवाल आता है। अभी स्टेट की डेफिनेशन क्यों जानना है, ध्यान से सुनना बच्चों। अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। अब ध्यान सुनना। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं कहीं जाता हूँ, किसी एक पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ बच्चों, एक पब्लिक प्लेस पे जाता हूँ। मैं वहाँ पब्लिक प्लेस में जाता हूँ, जैसे होटल में गया मैं, होटल इज़ अ पब्लिक प्लेस। मैं वहाँ पे खाना खाने के लिए गया, उन्होंने बोला भाई साहब आपको नहीं मिलेगा एंट्री। मैंने बोला क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला भाई साहब आप गरीब हो। मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे एंट्री नहीं दिया। तो भाई साहब आप पता है ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, ये सुनो। तो पुलिस किसके अंडर काम करता है, स्टेट के अंडर काम करता है, ये सुनो। तो आपका बेसिकली जो फंडामेंटल राइट था टू एंटर इनटू द पब्लिक प्लेसेस, वो फंडामेंटल राइट को डिनाई किया। तो ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने की गारंटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, स्टेट के पास। तो ये आप स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हो। किसी भी प्राइवेट जगह पे इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब एग्जांपल कि कल जाके मैंने एक क्लास बनाया खुद का और उसमें मैंने बोला कि भाई साहब मैं सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन दूंगा, गर्ल्स को नहीं दूंगा। तो भाई साहब आप नहीं जा सकते पुलिस स्टेशन में मेरे अगेंस्ट, बिकॉज इट अ प्राइवेट प्लेस। तो प्राइवेट प्लेस पे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट है, बट इन केस ऑफ पब्लिक प्लेस स्टेट के अगेंस्ट आपको इसको एनफोर्स करना पड़ता है। तो ये होता है। अभी स्टेट की डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं अगर आर्टिकल 12 की बात करूँ जो स्टेट की डेफिनेशन डिफाइन करता है, तो ये कहाँ पे लागू होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लागू होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को लागू होता है, देन जो अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वहाँ पे लागू होता है। तो याद रखना जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है आपके यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा बोला कि हम सिर्फ बॉयज़ के फॉर्म्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म्स है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, सिर्फ बॉयज़ के एक्सेप्ट कर सकते हैं, गर्ल्स के नहीं। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ऑब्वियस बात है ये आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आप सीधा कोर्ट में जा सकते हो। तो ये फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट एनफोर्स किए जाते हैं, स्टेट के अगेंस्ट। तो स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द इक्वालिटी एंड ऑल द थिंग्स। जैसे आपको पता है जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इफ़ दे कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, देन अपन क्या कहेंगे उसके अगेंस्ट आप फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकते हैं। अभी कैसे आपको चेक करना है कि स्टेट है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पुणे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी कॉलेज मतलब पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब पुणे यूनिवर्सिटी को अगर कोई फंडिंग, ध्यान से सुनना, कोई फंडिंग या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोला मैंने,
कोई फंडिंग या कोई एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इसमें से कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्टेट. तो अपन क्या कहेंगे? पुणे यूनिवर्सिटी स्टेट है. तो पुणे यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए जाओगे तो सबको इक्वल चांस देना चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स. अगर मेरे खुद के क्लास को कोई पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो माई क्लास इज अ स्टेट, सो आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन. ये याद रखना. जहाँ पे स्टेट के डेफिनेशन में कोई नहीं आता, वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट को एनफोर्स नहीं कर सकते. ये याद रखना. तो समझा आपको मैंने जो इतना सिंपल लैंग्वेज में बताया. तो देखिए क्या लिखा है. 12 की डेफिनेशंस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियस बात है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच स्टेट, मतलब राज्यसभा सब कुछ आ जाएगा. अदर अथॉरिटी लाइक इनसाइड द इंडिया, मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस, वो सब इसके अंडर चला जाता है. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है, पंचायत आता है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आता है, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है. अदर अथॉरिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स अदर अथॉरिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो राजस्थान, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है. तो यहाँ पे केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? इट इंक्लूड्स एनी अथॉरिटी मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच गिवन पावर्स नॉट जस्ट दोज डूइंग गवर्नमेंट वर्क. यार ना सिर्फ गवर्नमेंट का काम कर रहा है वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बाकी भी गवर्नमेंट बॉडी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट पास किया 1934. तो आरबीआई भी क्या स्टेट है, तो आरबीआई हैज टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट ऑल द फंडामेंटल राइट्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है राजस्थान का, कलकत्ता हाईकोर्ट ने और डिसीजन पास किया था एक स्टेट के लिए कि देयर एक्शंस कैन बी रिव्यू बाय कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226. यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो कंसिडर एन अथॉरिटी. देखिए यूनिवर्सिटी को भी क्या कह जाएंगे अपन? अथॉरिटी कहा सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं. गुजरात हाईकोर्ट वर्सेस says that president is a state while when making the orders under the article 359, because president is making the order for the public and president is also state. तो president make sure that to secure and protect the rights, fundamental rights of the every citizen. तो यार ना जहाँ डेफिनेशन में आर्टिकल 12 आया, स्टेट आया, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, चलिए. ये देखिए और एक केस हुआ था, बीडी सप्लाई वसीन ऑफ इंडिया. द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ स्टेट बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज डूइंग द वर्क फॉर द ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो इट कंसिडर एज अ स्टेट. अब बात करते हैं कंपनी की. सर क्या कंपनी है? द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कॉर्पोरेशन एक्टिंग फॉर द गवर्नमेंट, मतलब जैसे LIC है, लाइफ इन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इन कॉर्पोरेशन सॉरी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी किसका है? गवर्नमेंट का पार्ट है. सो दैट कैन बी कंसिडर एज अ स्टेट. यस, अगर वो गवर्नमेंट के काम करे गवर्नमेंट का, तो वी कैन कंसिडर एज अ स्टेट डेफिनेशन के अंडर वो किया जाएगा. तो चाहे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट है, एयर अथॉरिटी है, फिर या मोटर व्हीकल कोई मोटर अथॉरिटी है, तो इसमें जितनी भी NCRT है आपका जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे बच्चों, इफ दे आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट. ठीक है, चलिए. तो उसका कंट्रोल होना चाहिए. बट याद रखना, अगर मैं बात करूँ कोई ऐसे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की, कोऑपरेटिव मतलब NCRT जो कोऑपरेट करके बनाई गई है फ्रॉम द गवर्नमेंट कोऑपरेट, तो उसे क्या कहेंगे अपन? दैट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ स्टेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका नाम है संजना कोऑपरेटिव सोसाइटी. बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया है एंड उसकी वजह से उनको लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने बैंक बनाया, तो उनका नाम है संजना कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव मतलब गवर्नमेंट सिर्फ कोऑपरेट किया, तो गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग, या गवर्नमेंट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिंग द बैंक, या गवर्नमेंट इज नॉट फंडिंग फॉर दिस बैंक. सो इन दिस केस वी कैन नॉट कंसिडर एज अ स्टेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल NCRT हो सकता है, ये सब नो. चलिए, टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्टेट एजेंसी. एक टेस्ट है कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टेट है कि नहीं है. तो एक केस हुआ था हसिया वर्सेस मुजीब एयर 1984 में. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसमें क्या बोला था? देखिए, इफ द गवर्नमेंट ओन्स ऑल द कॉर्पोरेशन शेयर्स इट्स साइन इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी. अगर कंपनी के पूरे शेयर्स किसके पास है? कॉर्पोरेशन के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, तो माना जाएगा वो गवर्नमेंट कंपनी है या स्टेट है. इफ गवर्नमेंट फंडिंग कवर मोस्ट एक्सपेंसेस, अगर मैक्सिमम एक्सपेंसेस गवर्नमेंट पे कर रहा है, अगर गवर्नमेंट इफ द गवर्नमेंट गिव्स अ प्रोटेक्ट्स अ मोनोपोली, मतलब गवर्नमेंट अकेला उसमें, जैसे डिफेंस है, कोई नहीं है भाई, सबसे गवर्नमेंट अकेला है. डीप गवर्नमेंट कंट्रोल है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल डीप है उसमें ज़्यादा, मतलब उस एजेंसी को सजेस्ट करता है या डायरेक्शन देता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है होल. इफ द वर्क इज इंपॉर्टेंट एंड टाइड टू गवर्नमेंट ड्यूटीज इट काउंट्स. अगर ऐसा कोई कंपनी काम करे जो गवर्नमेंट का काम करे, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाना, तो अपन उसे क्या कहेंगे भाई साहब? उसे स्टेट कहेंगे. एंड इफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मूव्स टू अ कॉर्पोरेशन इज स्ट्रॉन्ग साइन.
मतलब अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो कॉर्पोरेशन, उसकी कंपनी बनाई जाती है, तो ऑब्वियस बात कंपनी के शेयर्स किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो अपन इसे क्या कहेंगे, इसे स्टेट कहेंगे। और एक केस हुआ था प्रदीप कुमार बिस्वा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इसे भी क्या कहेंगे अपन, इसे स्टेट कहेंगे अंडर डेफिनेशन ऑफ 12। The test look at financial, functional, administrative control and if the government's influence is strong and widespread. जैसे ये जी टेलीफिल्म भी है। So we would say that BCCI is not a state because it lacks the deep government control with only regulatory oversight. BCCI स्टेट नहीं है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, जहाँ पे फंडिंग नहीं है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसे अपन क्या नहीं कहेंगे, उसे स्टेट नहीं कहेंगे। क्या जुडिशरी थ्रू पार्ट ऑफ द स्टेट इजंट लिस्टेड इन आर्टिकल 12। When doing the judicial work, checking right against the law, it doesn't violates right. When making the law that affects the right, it can be challenged as a state. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्या जुडिशरी को अपन स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि सर जुडिशरी तो काम करे गवर्नमेंट के लिए, तो वो क्यों नहीं स्टेट बन सकता। देखिए जुडिशरी आपके लॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके लॉ को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वी कैन नॉट कंसिडर एज अ स्टेट। बट इफ जुडिशरी इज मेकिंग द लॉ, अगर जुडिशरी लॉ पास करे, जैसे जुडिशरी ने लॉ पास किया कि भाई साहब यहाँ पे सिर्फ कोर्ट में बॉयज आ सकते, लड़कियां नहीं आ सकते, तो दैट अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, देन जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट व्हाइल मेकिंग द लॉज, बट फॉर प्रोटेक्टिंग द लॉज ओनली इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट। याद रखना, तो ये स्टेट प्रोटेक्ट नहीं, मतलब स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा व्हाइल प्रोटेक्टिंग यूर फंडामेंटल राइट्स इन द कोर्ट। जब वो लॉ पास करेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा लोगों को कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या है उन चीज़ में, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट। देखिए, A new law from Parliament gives a pay benefit to all the state employees. Are only Indian states, Maharashtra, Haryana, required to follow it? Answer: no. Article 12 includes not just state but also other authorities under its definition. तो इसमें बाकी सब अथॉरिटी आ जाती। तो मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको थोड़ा सा याद करके दूँ कि आर्टिकल 12 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या मानेंगे अपन, स्टेट की डेफिनेशन मानेंगे। तो स्टेट की डेफिनेशन में टेस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट उनका कंट्रोल होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट होना चाहिए, या उनका फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रोल उनके यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप टेस्ट करते हो तो समझ जाने का वो स्टेट है। बट इसमें क्या है बच्चों, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर अपन बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, तो उसके बेसिस पे इसको अपन स्टेट नहीं कंसिडर कर सकते, या चाहे एनसीईआरटी है। मैं अगर बात करूँ कोर्ट की बच्चों, तो कोर्ट स्टेट तभी माना जाएगा जब ये लॉ पास करेंगे, बिकॉज लॉ पास लोगों के लिए किया जाता है, जब लोगों को अफेक्ट होगा तो वी कैन कंसिडर एज अ स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे मेरा खुद का क्लास है। क्या मैं खुद के क्लास को स्टेट कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मैनेजमेंट, या कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं है। सो वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्टेट। आपको समझ गया स्टेट का क्या? चलो एक बार अपन ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हो, एक आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि स्टेट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। चलिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है? तो प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में लिखा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। यस और नो? प्रीएम्बल में लिखा है कि ये कॉसी फेडरल है, यूनिटरी एंड फेडरल दोनों के फीचर्स लिख देने का। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। 4 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा डिस्कस द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आउटलाइन केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला। फेडरल फीचर्स मतलब क्या बच्चों? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल 7 की बात करता हूँ मैं, तो शेड्यूल 7 में क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? जैसे एग्जांपल दे सकते हो आप कि फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैक्सेस है, जीएसटी है, तो जीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करता है। सो इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यस और नो? जैसे तो आप ऐसे एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन था, तो पहले मैं फेडरल क्या है एक्सप्लेन करूंगा, फिर यूनिटरी फीचर्स क्या है, फिर बताऊंगा क्वासी फेडरल क्या है। ठीक है, चलिए, या आगे और पढ़ना बाकी है अपने को। मैं अभी अपने को स्टेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते, फेडरल और वो तो और पढ़ना बाकी है अपना। किधर का एक क्वेश्चन था स्टेट के बारे में, ये देखिए 2024 में पूछा है, आर्टिकल 12 डिफाइन स्टेट और फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है? अभी अपन ने सिर्फ स्टेट का पढ़ा है। तो ये स्टेट के पॉइंट अगर अपने अच्छे से याद कर लिया कि स्टेट होता क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी भी आंसर्स आ जाएंगे। मतलब 5 में से 5 मार्क आपको मिल जाएंगे इसमें कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। सब कुछ समझा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट था स्टेट, जो अपन ने पढ़ा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है,
तो चलिए अपन एक एक टॉपिक का मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस एक 30 मिनट का, आधे आधे घंटे का, एक एक घंटे का बनाने जाऊँगा, और वैसे ही अपने को आगे बढ़ना है। अभी तो सिर्फ अपन ने ये पढ़ा है, स्टेट की डेफिनेशंस पढ़े, स्टेट क्या होता है डेफिनेशन में, और ये एग्जाम में एक केस यू आने के चांसेस भी बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब स्टेट पढ़ने के बाद आर्टिकल 13 आता है। अब आर्टिकल 13 क्या बच्चों बेसिकली, तो ये आर्टिकल 13 अपन क्या कहेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं अभी जस्ट आधे घंटे के छोटे छोटे टॉपिक बना रहा हूँ। जैसे आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट, जो हमेशा आता है 5 मार्क के लिए। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कहेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें पढ़ेंगे बाकी के आर्टिकल 13। फिर अपन फेडरल फीचर्स के पूरे पॉइंट्स लिखेंगे, यूनिटरी फीचर्स के पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टेट के तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो नेक्स्ट क्लास में फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स, ये अपने को आगे के वाले पॉइंट में पढ़ना बाकी, तो वो पढ़ लेंगे एंड आर्टिकल 13 पढ़ लेंगे। तो ऐसा करके करके आपको 1-2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड अपन इसके बाद आंसर राइटिंग करने वाले, जैसे आपने ये खत्म हो जाएगा पार्ट। ठीक है।